एक वक्त था जब पाकिस्तान की मईशत को एशियन टाइगर कहा जाता था। एक ऐसा मॉडल जिससे जनूबी कोरिया जैसे मुल्क भी सीख रहे थे। तो फिर आज क्या हुआ? आज ये कर्जों और बुहरानों में क्यों घिरी हुई है? आइए इस पूरे सफर को समझते हैं, एक रोशन आगाज से लेकर आज के इन गहरे मसाइल तक। तो हम बात कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे उस उम्मीद अफ़ज़ा माजी को। फिर एक एक करके कर्ज, तिजारत और सियासत से जुड़े मसाइल को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इस बहाली के रास्ते पर भी नज़र डालेंगे जो तजवीज़ किया जाता है। चलें, सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो एशियन टाइगर आखिर अपने रास्ते से भटका कैसे। क्या वजूहात थीं? देखिए, 1960 की दहाई में पाकिस्तान एक तरक्याती मॉडल था। सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन फिर 70 की दहाई में सनतों को कौमियाने का एक बड़ा फैसला आया। इसके बाद 1988 में पहली बार IMF का दरवाज़ा खटखटाया गया और वो कर्ज लेने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक नहीं रुका। और फिर 2000 की दहाई में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने तो जैसे मईशत का रुख ही मोड़ दिया। तरक्की की बात पीछे रह गई और सारा ध्यान कर्ज और बहरान के इंतजाम पर चला गया। अच्छा, अब आते हैं इस मसले की तरफ जो शायद आज मईशत को सबसे ज्यादा जकड़े हुए है, और वो है कर्जों का ये बेपनाह, एक ना खत्म होने वाला पहाड़। जरा इस अदद पर गौर करें, 133 अरब डॉलर। ये है मुल्क का कुल गैर मुल्की कर्ज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो बजट से लेकर एक आम आदमी की जिंदगी तक हर चीज पर असरअंदाज हो रही है। उसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचें, मुल्क ने 100 रुपए कमाए। अब इन 100 रुपए में से 56 रुपए तो सीधा कर्जों का सूद अदा करने में चले गए। मुल्क चलाने के लिए, यानी दिफा, तरक्की, तनख्वाहें, उन सब के लिए पीछे क्या बचा? सिर्फ 44 रुपए, आधे से भी कम। और इसका बराए रास्त असर कहाँ पड़ता है? अवाम पर। जब सारा पैसा कर्जों की किस्तों में चला जाएगा तो जाहिर है तालीम, सेहत और इंसानी तरक्की जैसे शोबों के लिए फंड्स कम हो जाएंगे। और नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी वर्कफोर्स जिसके पास हुनर नहीं और एक ऐसी आबादी जो सेहत के मसाइल से दो चार है। तो ये कर्ज का मसला मईशत की टपकती बाल्टी की सिर्फ एक वजह है। अब देखते हैं कि इस बाल्टी में दो और बड़े सुराख कौन से हैं जहां से पैसा ज़ाया हो रहा है। एक है तिजारत और दूसरा टैक्स का निज़ाम। ये आदादो शुमार देखें, ये खुद पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया को बेचता है 30 अरब डॉलर की चीज़ें, लेकिन खरीदता कितने की हैं? 54 अरब डॉलर की। यानी जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और ये जो 24 अरब डॉलर का फ़र्क है ना, इसे कहते हैं तिजारती खसारा। ये एक बहुत बड़ा खसारा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारी बरामदात इतनी कम क्यों हैं? क्या चीज़ है जो हमें ज़्यादा सामान दुनिया को बेचने से रोके हुए है? इसकी एक बहुत बुनियादी वजह है जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों की कमी, यानी इनोवेशन की कमी। हम आज भी वही रिवायती चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक नई और जदीद मसनूआत नहीं बनाई जाती, दुनिया को बेचने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और आमदनी के इस मसले को जो चीज़ मज़ीद संगीन बना देती है वो है मुल्क की बहुत बड़ी गैर रस्मी मईशत, यानी वो कारोबार और कामकाज जो रजिस्टर्ड ही नहीं, जिस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। अंदाज़ा ये है कि मुल्क की तकरीबन आधी मईशत इसी तरह चल रही है। सोचें, आधा मुल्क टैक्स नेट से ही बाहर है। ये वो पैसा है जो कौमी खजाने तक कभी पहुंचता ही नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आदादो शुमार की नहीं है। असल में इस मुआशी बहरान की जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी हैं, और इसकी शुरुआत होती है सियासत से। अब हम उन साख्ती मसाइल की बात करते हैं जो इस सब की बुनियाद हैं। एक बहुत मशहूर किताब है वाइन नेशंस फेल। इसमें एक बुनियादी बात कही गई है कि जिन माशरों में सियासी इस्तेकाम होता है वो ही मुआशी तौर पर तरक्की करते हैं। जहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं, वहाँ माशी तरक्की भी नहीं हो सकती। और ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। इससे एक सरमायाकार की नज़र से सोचें, अगर किसी मुल्क में हुकूमतें और पॉलिसियां हर कुछ साल या कभी-कभी तो महीनों में बदल जाएं, तो कोई भी वहां लंबी मुद्दत के लिए अपना पैसा क्यों लगाएगा? ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ना, ये सरमायाकारी की सबसे बड़ी दुश्मन है।
معیشت کی یہ ایک اور بڑی رکاوٹ ہے استحصالی ادارے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں چند طاقتور خاندان یا گروہ بڑی بڑی صنعتوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ نئے لوگوں کو، نئے آئیڈیاز کو مارکیٹ میں آنے ہی نہیں دیتے تاکہ ان کی اجارہ داری قائم رہے۔ یہ ایک بند دروازے کی طرح ہے جہاں صرف چند مخصوص لوگوں کو ہی اندر آنے کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان اداروں کا قبرستان بن چکا ہے، مطلب وہ ادارے جن کا کام تھا نظام کو ٹھیک سے چلانا، کرپشن کو روکنا، وہ خود اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ جب رکھوالے ہی ایسا کرنے لگیں تو معیشت کو نقصان تو پہنچے گا ہی۔ اچھا، یہ معاشی مسائل صرف حکومت اور پالیسیوں تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اب ذرا ان سماجی رکاوٹوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں کھڑی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ترقی پذیر معیشت کے لیے باہر سے آنے والی سرمایہ کاری، جسے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا FDI کہتے ہیں، بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی ملک میں سیکیورٹی کے حالات خراب ہوں، قانون کی حکمرانی نہ ہو، تو باہر کا سرمایہ کار اپنا پیسہ لے کر کیوں آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ تاریخی طور پر سرمایہ کار ہم سے دور ہی رہے ہیں۔ اور یہ سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے جو وسائل پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے، دوسری طرف ہمارا توانائی کا بحران ہے جو صنعتوں کو چلنے نہیں دیتا، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی آبادی کے تقریباً 50% حصے یعنی خواتین کو ورک فورس سے ہی باہر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک اپنی آدھی صلاحیت تو استعمال ہی نہیں کر رہا۔ تو اتنے سارے مسائل کی تشخیص کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ماہرین ایک 6 نکاتی بحالی کا منصوبہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا، برآمد بڑھائیں، درآمدات کم کریں۔ دوسرا، ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لائیں تاکہ سرمایہ کاری آ سکے۔ تیسرا، اپنے لوگوں پر، ان کی تعلیم اور ہنر پر سرمایہ کاری کریں۔ چوتھا، جدت اور نئے آئیڈیاز کو فروغ دیں تاکہ دنیا کو بیچنے کے لیے نئی چیزیں ہوں۔ پانچواں، بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کریں۔ اور چھٹا، مہنگے درآمدی ایندھن کے بجائے اپنے شمسی، ہوا اور پانی کے وسائل سے توانائی پیدا کریں۔ دیکھیں، ہر حل براہ راست ان مسائل کا جواب ہے جن پر ہم نے ابھی بات کی ہے۔ تو آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے۔ بحالی کا روڈ میپ تو موجود ہے، حل سب کو معلوم ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ان مشکل، طویل مدتی لیکن ضروری اصلاحات پر عمل کرنے کی سیاسی قوت ارادی بھی موجود ہے؟ پاکستان کی معیشت کا مستقبل اسی ایک سوال کے جواب پر منحصر ہے۔